देश न सिर्फ उत्तरकाशी की अंधेरी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सलामती की दुआ कर रहा है, बल्कि उनके बाहर आने का इंतजार भी कर रहा है। तो अब ये जान लीजिए कि एक अच्छी खबर बस आने ही वाली है। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक ये ऑपरेशन अपने अंतिम फेज में है, लेकिन सुरंग पर सियासी रंग भी चढ़ता जा रहा है। बीच चुनाव मजदूरों के बचाव अभियान पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर उत्तरकाशी की टनल में हुए हादसे का राजनीतिक फायदा कहां लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितनी देर में वो घड़ी आएगी। रेस्क्यू टीम मजदूरों के कितने करीब तक पहुंच गई? क्या रास्ते में और रुकावटें हैं या फिर सारे हर्डलर्स क्लियर हो चुके हैं? वो 41 लोग जब बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्या होगा? उन 41 दिलेरों का पहला रिएक्शन, आपको हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी और कितना वक्त लगेगा? कितनी देर में मजदूरों के बाहर निकलने की खुशखबरी मिलने वाली है? ड्रिलिंग मशीन का प्लेटफॉर्म क्यों हिला? अब आगे क्या होगा? पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। पूरी तैयारी हो चुकी है, बस चंद मीटर और बचे हैं। सिलक्यारा टनल से मजदूरों का निकाला जाना वक्त की बात है, लेकिन इस बीच जो अपडेट सामने आया है वो भी जान लीजिए। टनल में अभी भी करीब 12 मीटर का ड्रिल किया जाना है। एक स्पेशल जीपीआर की टीम को 45 मीटर अंदर भेजा गया। खास कम्युनिकेशन सिस्टम से पता चला कि 5.4 मीटर तक मेटल हर्डल नहीं है। रेस्क्यू टीम के लिए ये उम्मीद की किरण है। अब अंदर एक पाइप डाली जाएगी और उसकी वेल्डिंग की जाएगी। वेल्डिंग के 2 घंटे बाद 700 mm का ऑगर पूरी ताकत से काम करेगा। ऑगर के दोबारा शुरू होने के बाद 1.5 घंटे का वक्त क्रिटिकल होगा। एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीआर, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, जीपीआर की है। पार्सन्स करके एक है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। उनमें भी एक लड़का जो भारत भास्कर जो कभी इस तरह के मतलब नैरो स्पेस में नहीं गया होगा, उसको अंदर भेजा गया। वो 45 मीटर अंदर जा करके उसने 45 मिनट के अराउंड तकरीबन लगाए। उनकी जो मशीन थी वो 5.4 मीटर्स तक की रीडिंग ले पाई, क्योंकि उसका फेस नैरो हो गया था। अब 5.4 मीटर्स में जो हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा गुड न्यूज, यही हम तो मान के चलते हैं कि जैसा उनका एक संभावित, जो उनका एक पॉसिबल उन्होंने एक वो दिया है एनालिसिस, उस पॉसिबल एनालिसिस के अंदर 5.4 मीटर तक कोई कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तक सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए रहते, लेकिन 23 नवंबर को एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। 45 मीटर से आगे सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग और की जानी थी, लेकिन अचानक से मोटे मोटे सरिये ड्रिलिंग में आ गए। ये जांचने के लिए कि अंदर क्या दिक्कत हुई है, पूरी की पूरी मशीन को बाहर निकाला गया। मशीन का एक एक पार्ट डिटैच किया गया और रीअसेंबल किया गया। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म भी कमजोर हो गया। अब मशीन के प्लेटफॉर्म को फिर से मजबूती के साथ जमा लिया गया है। इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है। 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया या कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है। कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। प्रॉपर उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफ कोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी मजदूरों को निकालने में कितना वक्त और लगने वाला है। करीब 5.4 मीटर की ड्रिलिंग के बाद ये जरूरत पड़ी तो एक बार फिर
कम्युनिकेशन की टीम अंदर जाएगी और आगे के कुछ मीटर का हाल जानेगी। सब कुछ ठीक रहा तो ऑगर मशीन पूरी ताकत से ड्रिलिंग करेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि जब ड्रिलिंग करके सुरंग के दूसरी तरफ पाइप पहुंच जाएगा तो फिर इन मजदूरों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है। तो जो पाइप सुरंग के अंदर ड्रिल होकर जा रही है उसकी चौड़ाई करीब 32 इंच है। एक बार जब पाइप पूरी तरह से ड्रिल करके सुरंग के दूसरी तरफ पहुंच जाएगा तो फिर इस पाइप के जरिए सिलक्यारा की साइड से एनडीआरएफ के जवान सुरंग के अंदर जाएंगे। एनडीआरएफ के जवान अपने साथ रेस्क्यू के उपकरण और स्ट्रेचर लेकर अंदर जाएंगे। इसके बाद इन मजदूरों को स्ट्रेचर के जरिए ही रेस्क्यू किया जाएगा। स्ट्रेचर को खास तौर पर तैयार किया गया है और उसमें पहिए लगाए गए हैं। जैसे ही मजदूर स्ट्रेचर पर लेटेगा तुरंत दूसरी तरफ से मौजूद एनडीआरएफ की टीम उसे रस्सी के सहारे खींचेगी और इसी तरह से एक एक करके सभी 41 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर लाया जाएगा। दरअसल ये कहानी है दिलेरी, तकनीक और दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक उत्तरकाशी की। अंधेरी सुरंग में वो हौसला जो शायद ही पहले कभी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा होगा। हार्ट कपा देने वाली ठंड में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का वो जज्बा जो दिलेरी की मिसाल है। दुनिया के दूसरे छोर से आया एक माउंट मैन जिसकी सूझबूझ से पहाड़ का हौसला भी पस्त हो रहा है। सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए देवभूमि के उत्तरकाशी का रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया के सबसे मुश्किल बचाव अभियानों में से एक है। यहाँ टनल बनाना जितना टफ टास्क है उससे भी ज्यादा मुश्किल किसी हादसे के बाद टनल में फंसे मजदूरों को महफूज बाहर निकालना है। हम आपको पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हम इसे दुनिया का सबसे चुनौती भरा बचाव अभियान क्यों कह रहे हैं। उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी हिमालय की गोद में बसा है। समुद्र तल से उत्तरकाशी की ऊंचाई करीब 4,436 फीट है। इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाका है। नवंबर के महीने में भी रात को उत्तरकाशी का तापमान काफी नीचे चला जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में ही है। समझा जा सकता है कि यहाँ ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितना चुनौती भरा काम रहता है, लेकिन यमुनोत्री जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में कुल 4,531 मीटर की एक सुरंग बन रही है। इसको पूरा हो जाने में यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ था और 2022 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक चल रहा है। तय वक्त से लेट चल रहे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम फुल स्पीड में चल रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद ब्रह्मखाल यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यार सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और 41 मजदूर फंस गए और यहीं से शुरू हुई जिंदगी की जंग और बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। 13 नवंबर को यह तय हो गया था कि बचाव अभियान काफी मुश्किल भरा होने वाला है। अगर मलबा गिरता रहा तो न जाने क्या होगा, लेकिन कंक्रीट की मदद से मलबे का गिरना रोका गया। अब सबसे मुश्किल सवाल था कि सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को जिंदा बाहर निकाला कैसे जाए। एक्सपर्ट्स ने कई प्लान्स पर डिस्कस किया और एक अल्टीमेट मशीन के इस्तेमाल को ग्रीन सिग्नल मिला। ये मशीन थी ऑगर मशीन। ऑगर मशीन एक अमेरिकन रोलिंग मशीन है जो 2 तरह की होती है। सॉलिड स्टेम ऑगर मशीन के जरिए गहरा ड्रिल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पहाड़ों में नहीं हो सकता। दूसरी मशीन है हॉली स्टेम ऑगर। इसका इस्तेमाल पहाड़ों में वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। उत्तरकाशी में हॉली स्टेम ऑगर मशीन को काम पर लगाया गया, लेकिन इस मशीन की भी एक सीमा है। इससे ड्रिलिंग में काफी वक्त लगता है।
सुरंग के स्याह अंधेरे में मिट्टी और पत्थर से बना पहाड़ हर जगह अलग अलग होता है, लिहाजा टनल के अंदर दाखिल होते ही गहराई के साथ साथ पत्थरों का नेचर बोलता है। किसी चीज के ट्रिगर होने पर पहाड़ों के गिरने तक की नौबत आ जाती है। एक बार पत्थरों का गिरना शुरू होता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। हिमालय यंगर एज का है, मतलब इस रीजन में अक्सर एक्टिविटी होती है, लिहाजा हर तरह का प्रिकॉशन लिया जाता है क्योंकि यहाँ हर समय हलचल रहती है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 14 नवंबर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। 15 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से एयरलिफ्ट कर लोकेशन तक लाया गया। 16 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन को चालू करने के लिए प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। 17 नवंबर को ड्रिल के दौरान पत्थर की वजह से काम रोकना पड़ा और इंदौर से एक और ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट किया गया। 18 और 19 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान बनता रहा। इस बीच कई और टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया। 20 नवंबर को विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेज हो गया। 21 नवंबर को सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया और देश ने राहत की सांस ली। 22 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम तेज हो गया, लेकिन बीच बीच में मुश्किलें आती रहीं। ड्रिलिंग के दौरान सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब ड्रिल मशीन के सामने लोहे का ब्लॉकेज आ गया। सभी की धड़कनें बढ़ गई थी। सवाल था अब क्या होगा, क्या ड्रिलिंग रोकनी पड़ेगी? लेकिन एक स्पेशल टीम ने इस मुश्किल को खत्म किया। पीठ पर गैस कटर टांगकर 3 फीट चौड़े पाइप में घुस गए। ये काम बेहद मुश्किल और खतरों से भरा हुआ था। गैस कटर से वो झुलस सकते थे। उन्हें इतने ज्यादा तापमान में काम करना था जहां सांस लेना तक मुश्किल था। गैस कटर की लपटों की वजह से जवान डिहाइड्रेट हो गए, लेकिन वो रुके नहीं। मेटल ब्लॉकेज को वहां से हटाया और बाहर निकाला। और राजस्थान में पोलिंग से पहले कांग्रेस ने फिलिस्तीन का टेप क्यों बजाया? कांग्रेस ने केरल में हमास के हमदर्दों को अपनी छतरी के नीचे क्यों इकट्ठा किया? कांग्रेस ने क्यों गाजा की तुलना गुजरात से कर डाली? कांग्रेस राजस्थान और तेलंगाना के किस वोटर को यह मैसेज दे रही है और किस वोटर को डरा रही है? कांग्रेस ने मोदी का कनेक्शन बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों जोड़ा है? गजा पर कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना सच बताया, कितना झूठ बोला? कांग्रेस की बात को मुसलमानों ने कितना समझा और हिंदुओं ने इसका क्या मतलब निकाला है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में 48 दिन बाद युद्ध विराम। कांग्रेस अब भी बजा रही गाजा का बाजा। गाजा सिर्फ बहाना, मुस्लिम वोट पर निशाना। गाजा में 48 दिन की भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम हो गया। अब इजराइल और हमास 4 दिन तक एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में कांग्रेस अब भी गाजा का वही बाजा बजाए जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी ने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया, लेकिन हमास के आतंकी हमले का विरोध किया। मोदी ने यहां तक कह दिया कि पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स से इजराइल अपनी बस्तियां हटाए और वो इलाका फिलिस्तीन को दे। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस ये सच्चाई कभी नहीं बताएगी। कांग्रेस सिर्फ वही बता रही है जो उसकी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स को सूट करता है। इसीलिए कांग्रेस फिलिस्तीन हमास जंग में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कर रही है। कांग्रेस गाजा की तुलना गुजरात से कर रही है। हमास इजराइल जंग की तुलना 2002 के गुजरात दंगों से कर रही है। कांग्रेस इसके लिए उन जमातों को अपने बैनर तले इकट्ठा कर रही है जो खुल्लम खुल्ला आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े हैं। केरल में कांग्रेस के जलसे में कौन कौन आया, किसे किसे न्योता भेजा गया, यह देखकर खुद कांग्रेस का एजेंडा आप समझ जाएंगे।
केरल में कांग्रेस ने इंडियन मुस्लिम लीग और आईयूएमएल को न्योता दिया। आईयूएमएल वही पार्टी है जिसने कुछ दिन पहले केरल में हमास के समर्थन में रैली की थी। इंडियन मुस्लिम लीग का नॉर्थ केरल में दबदबा माना जाता है, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। लेकिन केरल में हुए इस हमास प्रेमी और मोदी विरोधी जलसे से कांग्रेस कई टारगेट हिट करना चाहती है। पहला, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण। दूसरा, गाजा के नाम पर एंटी मोदी मुहिम को हवा देना। तीसरा, मुस्लिम वोट के सहारे क्षेत्रीय पार्टियों के बीच अपना वजूद बचाए रखना। कांग्रेस ने केरल रैली में पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद शशि थरूर को भी भेजा। एजेंडे पहले से सेट थे और बस मोदी विरोधी टेप का लाउड स्पीकर और तेज करना था। कांग्रेस नेताओं ने मुसलमानों के हित की, देश हित की कोई बात वहां नहीं की, बस राष्ट्रहित के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोदी को कोसा। दरअसल कांग्रेस को 2019 में करीब 20% वोट मिले, जिसमें 7% मुस्लिम वोट थे। कांग्रेस को इसी बात का डर है कि अगर मुस्लिम वोट कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को चला गया तो उसका क्या होगा। तेलंगाना में कांग्रेस का पूरा जोर मुस्लिम वोट बैंक पर है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। 45 सीटों पर मुस्लिम वोट का दबदबा है। तेलंगाना की कुल आबादी 3,51,00,000 है, जिसमें मुस्लिम वोटर 13% हैं। हैदराबाद की 10 सीटों पर 30 से 50% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 20 सीटों पर 15 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 15 सीटों पर 10 से 15% मुस्लिम वोटर हैं। फिलिस्तीन का टेप बजाकर और गाजा की लड़ाई की तस्वीर दिखाकर कांग्रेस तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक बीआरएस और ओवैसी से छीनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसीलिए बीआरएस और ओवैसी को मोदी की बी टीम बता रही है। देखिए, हर स्तर पर, चाहे महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, हर स्तर पर आपके साथ अन्याय हो रहा है। जो केसीआर जी की सरकार है, जो 10 सालों के लिए यहां चल रही है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। उधर ओवैसी लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हैं। वो फिलिस्तीन और हमास का टेप बजाने के साथ साथ कांग्रेस से कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, जिनमें गरीबी, भ्रष्टाचार, रोजगार जैसे मुद्दे हैं। 60 साल तक कांग्रेस जिन मुद्दों पर राज करती रही, लेकिन हल नहीं निकला। कांग्रेस पार्टी जितने वादे करी हो कभी वफा को नहीं पहुंचे। मिसाल के तौर पर कहा गया था बाबरी मस्जिद बना के देंगे, बनी बाबरी मस्जिद। ये कांग्रेस के वादों पे मत जाओ आप। इंदिरा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, कहां गरीब को हटा, गरीबी हटाओ, गरीब क्यों हटा दिए। इनके बहुत ये पुराने शातिर लोग हैं, झूठ में ये शैतान की तरह झूठ बोलते हैं। अब बोल रहे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बाबा, तू 3 बार इलेक्शन लड़ा, कुछ तो कर देना था, कुछ तो करना था, क्या नहीं किया। और क्या किया, बोलता है जालिम के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम, 1,50,000 फेनेटिक तालिबानी माइंडसेट। ये बैटरी लाइन में रहने वाले आप तालिबानी माइंडसेट के लोग हैं। आप तालिबानी माइंडसेट के एरियाज में आप क्या बोलता, जुनूनी है। अरे कई के जुनूनी है, गरीबी है, मसाइल है, तकलीफ है, जिंदगी से लड़ रहे हैं, तासुब का मुकाबला कर रहे हैं, उसके ऊपर से आके बोल रहा जुनूनी है, तालिबानी माइंडसेट के हैं। आप बताओ, तौहीन है ये नामपल्ली की आवाम की। तो इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 30 नवंबर को जब आप अपने घर से निकलेंगे तो इस बात को याद रखिए। ओवैसी का बेस तेलंगाना है, लेकिन वो यूपी, बिहार और बंगाल में जितना दम दिखाते हैं, तेलंगाना में वो सिर्फ 9 सीटों पर मैदान में हैं। इनमें चंद्रयान गुट्टा सीट से अकबरुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार हैं। जुबली हिल सीट से मोहम्मद रशीद फराजुद्दीन कांग्रेस नेता और पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ मैदान में हैं। कारवां से कौशर मोहिउद्दीन, राजेंद्र नगर सीट से बी रवि यादव, मलकपेट सीट से अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाल,
नामपल्ली से माजिद हुसैन, याकूतपुरा सीट से जाफर हुसैन, चार मीनार सीट से जुल्फिकार और बहादुरपुरा सीट। ओवैसी अपने गृह राज्य में इतनी कम सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हैदराबाद शहर के बाहर मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिल रहा? ओवैसी जिस तरह कांग्रेस को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, उससे तो लगता यही है कि केरल से कांग्रेस ने जो टेप बजाया है, उसकी आवाज तेलंगाना के मुसलमानों तक पहुंच गई है। इलेक्शन जीत हार दूसरी बात है, मगर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मेरे भाई। याद रखो, एक सियासतदान इन मासूम बच्चों के लिए एक किस्म का आइडियल होता है। कैसे आइडियल को आप पेश करेंगे? बरसों की मेहनतों के बाद हमने अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा किया। अगर आप एक ऐसे आदमी को सामने लाएंगे जो गुनाह को नेकी समझता है, जो बुराई को ताकत समझता है, तो फिर आने वाली नस्लों का क्या होगा बताओ आप। तो इसको भी सामने रखकर आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आखिर में मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि इस नामपल्ली के इलेक्शन में आरएसएस कांग्रेस के लिए काम कर रही है, खामोशी से आरएसएस कांग्रेस के लिए काम कर रही है। तो आपसे मेरी अपील है कि इनकी साजिश को नाकाम करना है, इनको बेनकाब करना है, और उसका बेहतरीन तरीका ही है कि आप मजलिस के हक में अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता दावा ठोक रहे हैं कि तेलंगाना से इस बार कांग्रेस, बीआरएस, ओवैसी तीनों की छुट्टी हो जाएगी। तेलंगाना तुष्टीकरण, करप्शन, गुंडागर्दी को नहीं, विकास के लिए वोट करेगा और बीजेपी को चुनेगा। ओवैसी का छोटे भाई ने जो किया, ये काम असम में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में तो कर नहीं सकता था। जहां जहां तुष्टीकरण का राजनीति करने वाला सरकार होते हैं, यही वहां ये जैसा गुंडागिरी दिखता है कि ओवैसी का कैंडिडेचर कैंसिल करो, रिजेक्ट करो। इसलिए ऐसा उम्मीदवार संसद में और विधानसभा में जा नहीं सकता है जो मन से पुलिस को धमकाते हैं। मोदी जी ने बोला है पैलेस्टाइन होना चाहिए, लेकिन पैलेस्टाइन आप कैसे बनाएगा? गांधी जी का रास्ता से बनाएगा कि जिन्ना का रास्ता से बनाएगा? अगर हमास को सामने लेके आप पैलेस्टाइन बनाने का कोशिश करेगा तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन गांधी जी को आगे लेके बनेगा तब बनेगा। तो इसीलिए ये केसीआर, ओवैसी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी सारे हमास का लोग हैं। हम पैलेस्टाइन चाहता हूँ, लेकिन गांधी जी का नीति से हम चाहता हूँ, लेकिन ये लोग हमास को सामने लेके पैलेस्टाइन चाहते हैं। यही हमारा उनका बीच में डिफरेंस है।